एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है और सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस को, जो कि हैं दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के। ये क्वेश्चंस आपके हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के, जो कि आपके चले थे लगभग 1 मंथ। ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बेसिक के साथ साथ इनको भी आप सॉल्व करते चलें और बेहतर स्कोर करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, मुंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जाति प्रथा का उन्मूलन करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किया गया था 1840 में मुंबई में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग भी थे। देखो, ऐसा नहीं है कि जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जो कि जो अनटचेबल कास्ट थी, सिर्फ वही जो है इसके लिए आवाज़ उठा रही थी। जो लोग ऊंची जाति से भी बिलोंग करते थे वो लोग भी इन लोगों को सपोर्ट करते थे। तो सभी लोग एक जैसे नहीं थे। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर बेसिकली एक तरह से जब राष्ट्रवाद चल रहा था, लोग अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो कला को भी एक तरह से इन्होंने आधार बनाया था। तो कला के थ्रू भी ये अपनी जो राष्ट्रभक्ति है उसको प्रदर्शित करते थे। तो वैसा ही कुछ दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन में कि क्या किसने जो है कला बनाई थी, या फिर क्या रिप्रेजेंट किया था किस कलाकार ने। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मैच करने हैं। हिंदी में यहाँ पर दिया गया है। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड के अकॉर्डिंग हम अगर मैच करें तो ए को हम 4th से मिला देंगे। कृष्णा संधान जो है ये राजा रवि वर्मा से रिलेटेड है, और जातुग्रह दाह ये जो रिलेटेड है ये है नंदलाल बोस से। सी को हम दूसरे से मिला देंगे, माय मदर अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता और मदर इंडिया के नाम से भी इनकी जो पेंटिंग है वो फेमस है। और यहाँ पर डी को हम 3rd से मिला देंगे, द आइडल्स ऑफ द ईस्ट जो है इसको हम 3rd ऑप्शन से मिला देंगे। देखो, बात करें अगर आंदोलन की, जो आंदोलन जब चल रहे थे, राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ था, उस टाइम पर कई अलग अलग मूवमेंट्स चल रहे थे। एक था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में कई स्वदेशी उद्योग और उद्यम स्थापित किए गए। क्योंकि देखो, विदेशी का तो बहिष्कार हम कर रहे थे। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के जो भी चीज़ें थी उनको हम बहिष्कार कर रहे थे। हम कह रहे थे हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। तो अब जब उनको यूज़ नहीं करेंगे, जो चीज़ें हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी? तो उसके लिए ही जो उद्योग है और उद्यम जो है वो स्थापित किए गए। और इसी दौरान भारतीय कला और संगीत जो है वो फला फूला और जल्द ही राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बन गया। इसके थ्रू जो है लोग अपना क्या एक राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करने लगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, भारत माता बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। ये भारत माता की पेंटिंग है जो कि उसी टाइम की है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बेसिकली यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिया गया है कि किस जो राज्य को या फिर नगर को विलय किया गया था, जो विलय नीति थी उसका प्रयोग करके टाइम पीरियड आपको मैच करना। बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, विलय नीति को। और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4th के अकॉर्डिंग अगर हम इसको मैच करते हैं तो पहले को हम पहले से ही मिला देंगे। सतारा जो है 1848 में इसका विलय हुआ था। बी को हम 3rd से मिला देंगे, संबलपुर 1850 में। सी को हम दूसरे से मिला देंगे, नागपुर को 1853 में इन्होंने विलय कर लिया था। और डी को हम 4th से मिला देंगे, जो कि ऑलरेडी मिला हुआ है, उदयपुर 1852। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है बेसिकली ये इनकी विलय नीति थी कि राज्यों को ये अपने राज्य में मिला लेते थे किसी ना किसी एलिगेशन के थ्रू।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्य के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो भाषा के आधार पर राज्य का जो गठन किया गया था स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत के, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगी। जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स बनाने की बात हो रही थी उसमें जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जो है इसके समर्थन में नहीं थे, क्योंकि देखो एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये पॉपुलेशन को जो बांट रहा है, जो भारत की जो जनता है उसको बांट ही तो रहे हैं, भाषा के आधार पर स्टेट बना रहे हैं अगर, तो इसीलिए ये लोग अगेंस्ट थे। सेकंड जो स्टेटमेंट जो सही है हमारी वो है, आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन। तो पहला जो स्टेट है जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया वो आंध्र प्रदेश था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का वो गलत दिया गया है। इसको हम अभी आगे देख लेते हैं कि कौन सा ईयर में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। अब क्योंकि इनको लग रहा था कि जो ये भाषा के आधार पर स्टेट्स बनेंगे तो ये जो एकता है ये इसको नष्ट कर सकता है, तो इसी वजह से इन्होंने कहा था कि राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, ना कि इस तरह से भाषा के आधार पर डिवाइड होना चाहिए। तो 1952 अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए, तेलुगु भाषी जो थे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ये विवाद चल रहा था आंध्र प्रदेश में, तेलुगु भाषी जो थे, तो उनके हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे। ये चाहते थे कि तेलुगु भाषी जो हैं उनका एक अलग राज्य बने, आंध्र राज्य बने। अक्टूबर में ये इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। अभी क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठे थे, बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया था और इसी वजह से इनकी डेथ हो गई अनशन के बाद, क्योंकि इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो श्रीरामुलु के देहांत की खबर से विरोध इतना व्यापक और गहरा हो गया कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। अभी देखो पॉलिटी में हमने ये देखा था कि अगर जनता को अपनी कोई बात मनवानी हो सरकार से तो वो यही तरीके अपनाती है, प्रोटेस्ट वगैरह करके। अब देखो क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो केंद्र सरकार को ये बात माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फॉर्मेशन डेट याद रखेंगे। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। अब देखो यही तो, इसी डर की वजह से तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ये भाषाई आधार पर स्टेट बने, और यही हुआ। फिर बाकी जो अब क्योंकि देखो हमारी जो कंट्री है उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले, अभी अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया को देखो वहाँ पर ज़्यादा जो फॉर्मेशन है ना स्टेट्स की वो भाषा के आधार पर आपको मिलेगी, हर स्टेट में आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी। तो वैसे ही डिमांड होने लगी, ये तो क्योंकि बाद में बने हैं ना। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो ये जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था ये 1952 में ना बन करके ये 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तो वो जो ईयर दिया गया था वो गलत था, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद ही बाकी स्टेट्स बने थे, वो मैंने स्लाइड ली नहीं है, बहुत लंबा हो जाता। नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन इंक्लूड होगा तो तब हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के चारों ओर जो है छल्ले मिलते हैं, वलय भी इनको बोलते हैं, रिंग्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर वलय हैं। छोटे मलबे की ये जो रिंग होती है, रिंग बेल्ट, इसको शक्तिशाली दूरबीन की मदद से पृथ्वी से देखा जा सकता है। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो दिखेंगे नहीं। पहली बात तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये भी नहीं दिखाई देते हैं, तो दूरबीन की मदद से ही हम इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये प्लैनेट्स, तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये आप देख पा रहे हैं। देखो इनके चारों ओर तो वलय आप देख पा रहे हैं, यूरेनस के चारों ओर दिख रहे हैं और सैटर्न के चारों ओर आप देख पा रहे हैं। जुपिटर के चारों ओर दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। तो इन तीनों के भी चारों ओर पाए जाते हैं वलय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, तो किसके साथ ये मेल खाती है? ये हमें देशांतर लाइन बतानी है कौन सी वाली है जिसके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, या फिर जिस पर ये तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन।
सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, 180 डिग्री देशांतर के साथ ये मेल खाती है। तो यहाँ पर आप देखें अगर लॉन्गिट्यूड लाइंस, तो ये वाली होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस, और ये जो हमारी 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कहीं का भी। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसके अपोजिट एक लाइन दी गई है 180 डिग्री, इसी की बात की गई है। ये यहीं से जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी जाती है। तिथि रेखा का मतलब क्या है कि जो डेट बदलती है, तो यहाँ से ही हमारी जो है डेट तारीख शुरू होती है। तो ये देख सकते हो आप, जो हमारा अपोजिट में दी गई थी लाइन वो ये है। अब देखो, आप देखोगे कि ये जो है जिगजैग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ आपकी कंट्रीज़ वगैरह आई हुई हैं, तो इसी वजह से ये जो है जिगजैग करके ली हुई है रेखा। 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हिंदी में आप कथन देख रहे हैं, 4 कथन हम यहाँ पर दिए गए हैं। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी आप देखें, और सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, सी एंड डी। जो स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। और सी एंड डी क्या है? दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये बात सही है। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर में अगर आप यहाँ पर देखो, हमारा जो कंट्री है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम पर ठंड पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पर गर्मी पड़ती है। ये ध्यान रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में जो वेदर होगा ना, उसका अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो आपके यहाँ पर जो वेदर है उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ध्यान नहीं रहता है। तो क्योंकि 22 दिसंबर में यहाँ पर ठंड पड़ती है, तो उसका अपोजिट रहेगा वेदर, वहाँ पर गर्मी रहेगी। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो सिचुएशन होती है 22 दिसंबर की, इसको हम दक्षिण अयनांत कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। तो दक्षिण गोलार्ध में इस टाइम पर गर्मी होती है। मकर रेखा जो है सूर्य की सीधी किरणें ग्रहण करती है। मकर रेखा बेसिकली क्या है, कहाँ पर है? ये हो गई हमारी इक्वेटर लाइन बीचों बीच पृथ्वी पर, और यहाँ पर नीचे की तरफ जो मकर रेखा होती है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ये होती है। तो यहाँ पर सूर्य की जो है सीधी किरणें पड़ती हैं, और दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होता है। ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया, ये सूर्य की ज़्यादा किरणें प्राप्त करेगा। 22 दिसंबर जो है, अब क्योंकि देखो जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, ये जो अभी हमारा टाइम पीरियड चल रहा है जून का, अभी सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, तो यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। तो 22 दिसंबर जो है उसमें दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हो रहा है आजकल, वैसे ही सिचुएशन वहाँ पर दिसंबर में होती है। अब देखो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसकी हम बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पर 22 दिसंबर में क्या रहेगी? यहाँ पर ठंड रहेगी जो उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर गर्मी पड़ती है 22 दिसंबर में। अभी सूरज देख रहे हो, सूर्य की जो किरणें जा रही हैं, अब क्योंकि जो पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो अभी जो पृथ्वी की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं देखो यहाँ तक जा रही हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध जो है ना, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। ये उत्तरी गोलार्ध का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कवर रहेगा, सूरज की गर्मी नहीं पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ठंड पड़ेगी। बिल्कुल इसके अपोजिट होता है यहाँ पर उत्तर अयनांत में 21 जून को। अभी जो 21 जून गया है बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर गर्मी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में, और वहाँ पर ठंड पड़ रही होगी इस टाइम, ध्यान रखेंगे। बाकी होता है 21 मार्च का टाइम, जिसको विषुव कहते हैं। इसमें कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। बसंत ऋतु होती है उत्तरी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें। और यहाँ पर 23 सितंबर में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है, और इसको भी विषुव का ही नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? व्हाट डू लार्ज स्केल मैप्स शो? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, गांव और शहरी इलाके। तो जो हम बड़े पैमाने का मानचित्र बनाते हैं उसमें हम गांव और शहरी इलाकों को दिखाते हैं। अभी मैं इसको समझा देती हूँ तब आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, 2 तरह के मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप होते हैं और लार्ज स्केल मैप होते हैं। स्मॉल स्केल मैप पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही मैप पर दिखाना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखा देंगे हम। पूरे वर्ल्ड को हमने दिखा दिया छोटे स्केल पर। इसमें हम क्या दूरी रखते हैं, किस तरह से 5 सेंटीमीटर हम इसमें लगभग 500 किलोमीटर के को दर्शाते हैं। 500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही होगा।
तो ये क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने ज़्यादा दूरी को कम दूरी में दर्शा दिया है, तो ये क्या हो गया, ये छोटे पैमाने का नक्शा हो गया। इसमें हम किस किस चीज़ को दर्शा सकते हैं, जैसे कि महाद्वीपों या देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को दिखाने के लिए ये पैमाना हम यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ों को दिखाना है तो इसलिए हम उनको छोटा करके दिखाते हैं। तो छोटे से ध्यान रखो, बड़ी चीज़ों को छोटा करके हम दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल मैप का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा दूरी को कम दूरी में हम दिखा रहे हैं। इसके अपोजिट जो है एक तरह से ये होता है लार्ज स्केल मैप। अब इसमें देखो, वो पूरा हमने वर्ल्ड का मैप तो देख लिया, अब मान लो हमें भारत का कोई स्टेट देखना है, या फिर हमें स्टेट तो खैर नहीं है, स्टेट के लिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। स्टेट के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या होगा, शहर होगा, गांव होगा, कस्बा हो सकता है। अब अगर हमें उसको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भारत में आप बता सकते हो क्या, अब मैं जैसे गाज़ियाबाद से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद बता सकते हो कहाँ पर है, नहीं बता सकते, क्योंकि ये स्मॉल स्केल मैप है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा दूरी को कम दूरी में दर्शाया है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम मान लो गाज़ियाबाद जैसी छोटी जगह को दिखाना चाहते हैं, या फिर कोई गांव दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मेरा जो टाउन है वो मुरादनगर है, तो मैं अगर मुरादनगर अपना टाउन दिखाना चाहूँ तो उसके लिए भी मैं ये वाला लार्ज स्केल मैप यूज़ करूँगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो दूरी दिखाएंगे वो मीटर में दिखाएंगे। वहाँ पर हमने किलोमीटर लिया था, 500 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी होती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम दूरी लेंगे, क्योंकि हमको जूम करके दिखाना है। जैसे आप मोबाइल पर जूम करते हो ना, वैसे ही समझ लो इसको। तो हम यहाँ पर क्योंकि जूम करके दिखा रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम 500 मीटर ले लेंगे, और एक तरह से बड़े पैमाने का ये जो मैप है वो बन जाएगा। तो गांव या कस्बे जैसे छोटे क्षेत्र को दिखाने के लिए ये स्केल हम यूज़ करते हैं। बड़े पैमाने के नक्शे छोटे पैमाने के नक्शे की तुलना में अधिक जानकारी देते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि देखो हम जूम करके देख रहे हैं, तो हमें तो एक एक चीज़ पता चलेगी ना उसमें, कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। जबकि वर्ल्ड मैप पर आपको ये चीज़ नहीं दिख पाएंगी कि कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ पर चर्च है, ये सब चीज़ें तो यहाँ पर आप नहीं देख सकते। लेकिन जो आपका लार्ज स्केल वाला मैप है ये वाला, यहाँ पर छोटी से छोटी जानकारी आपको मिल जाएगी और ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी, जो कि आप स्मॉल स्केल मैप पर नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको गाज़ियाबाद के इस मैप में कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आपको टाउन्स दिख रहे हैं, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, डासना, ये टाउन आपको दिख गए हैं। विलेजेस हैं यहाँ पर कई सारे, ये सब विलेजेस हैं। और नेशनल हाईवे यहाँ पर दिया गया है, नेशनल हाईवे दिखाए गए हैं। तो कई सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया, लार्ज स्केल मैप्स जो हैं ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके एवज़ में अगर हम कहें, स्मॉल स्केल मैप के एवज़ में अगर हम कहें, तो ये ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। पारितंत्र की रचना क्या करता है, मतलब जो पारितंत्र की रचना होती है वो क्या करता है। यहाँ पर सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले हम देख लेंगे इंग्लिश में भी, व्हाट मेक्स अप द इकोसिस्टम। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड दियर इन्वायरमेंट। यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे, बाकी जो है सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, रिवर और कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, नदी दी गई है एक तरफ, महाद्वीप दिए गए हैं, और आपको देखो थोड़ा डिफरेंट ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपसे पूछा है कितने युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं, जो नदी है महाद्वीप से मैच कितनी खा रही हैं, कितनी नहीं है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, केवल 3। अभी देखो आपको सभी पता होने चाहिए कौन सी नदी कौन से कॉन्टिनेंट में है। इसके अकॉर्डिंग 3 ही सिर्फ मैच हो रखी हैं। यहाँ पर कौन कौन सी मैच हैं यहाँ पर करेक्टली, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है, ऑरेंज नदी जो है ये एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका में है, तो ये वाली मैच नहीं है। डार्लिंग जो रिवर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो फोर्थ जो है वो भी करेक्टली मैच है। तो पहला, दूसरा और जो चौथा है वो ही सिर्फ मैच है। ऑरेंज रिवर का यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है। देखो तीनों को देख लेते हैं क्योंकि जिससे आपको मैप के थ्रू अच्छी जानकारी मिल जाए। मिसिसिपी रिवर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर पड़ती है, यूएसए होकर जाती है ये, यूएसए से। तो और
गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में जाकर के मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है अमेज़न नदी, जो कि आपकी दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। तो आप देखेंगे अगर ये पूरा एरिया कवर करती है अमेज़न नदी। ये जो अमेज़न नदी है, इसके साथ साथ आपको ये इसकी काफ़ी सारी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ और अमेज़न नदी मिलकर के ये इतना बड़ा जो है वो बेसिन बनाती हैं। इस पूरे बेसिन को कहते हैं अमेज़न बेसिन। जो ये सहायक नदियाँ वगैरह और अमेज़न नदी मिलकर के बनाती है पूरा बेसिन, इसको बोलते हैं अमेज़न बेसिन। मेन जो रिवर है अमेज़न वो ये है, बाकी सभी यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं। तीसरी जो रिवर है हमारी ऑरेंज रिवर, जो कि हमारी दी गई थी एशिया कॉन्टिनेंट में, जो कि गलत था। तो एशिया में नहीं है, ये अफ्रीका में है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये दी गई है ऑरेंज रिवर। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी रिवर है वो है डार्लिंग। डार्लिंग जो रिवर है हमारी वो दी गई है ऑस्ट्रेलिया में। और देखो ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ये आप देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया है ये। ऑस्ट्रेलिया में इस एरिया की बात करूं तो ये यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, ये पूरा इसका जो है दिया गया है। डार्लिंग और मरे जो है ये इसकी मेन मुख्य नदियाँ हैं। ये डार्लिंग नदी जो है इसका पूरा ये बेसिन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो है मेन नदी है डार्लिंग, और इसके जो चारों तरफ आप देखेंगे सहायक नदियाँ जो मिलकर के पूरा बेसिन इसका बना रही हैं। तो ये पूरा जो है इसका इस वाली रिवर का बेसिन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो, रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।